नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि बीच बहस में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा नया तो नहीं है, लेकिन इस तस्वीर का रंग जरूर नया है। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव 2024 में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी थी और पाकिस्तान के एंट्री के बाद में फिर कुछ दिन तक पाकिस्तान का मुद्दा उन सियासी गलियारों में खामोश रहा। लेकिन एक बार पाकिस्तान के मुद्दे ने फिर हामी भरी है, हुंकार भरी, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर बोतल से बाहर आया है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, एक बार फिर से पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो उठने लगा, या फिर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर इस मुद्दे को अवसर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यूज में कई बार पाकिस्तान को लेकर जिक्र किया है और इस बार भी उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को पाकिस्तान का समर्थन क्यों मिल रहा है, और ये अगर समर्थन मिल रहा है तो ये जांच का विषय है, चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय। और उन्होंने कहा कि ये वास्तविकता ये है कि वो जिन लहजे में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लहजे में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है और यह चिंता का विषय है। ये वास्तव जो शब्द उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, मैं संवैधानिक पद पर हूं इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये चिंता का विषय है, जांच का विषय है। उन्होंने जो शब्द कहे हैं ये वास्तव में चिंता है या चेतावनी है? बिल्कुल ठीक है सूरज जी, और इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। अशोक गौतम जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी बहुत स्वागत है। और अभिषेक शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। इसी के साथ विजय शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। विजय जी बहुत स्वागत है। आप सभी को स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं ये वास्तव में उनकी चिंता है या फिर वो चेतावनी दे रहे हैं कि जांच का विषय है? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो हमारे दुश्मन हैं वो उनके हितैषी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह चुकी कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, वो वहां जीत जाएंगे। तो अब ये जो बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हालांकि केजरीवाल के विषय में जब ट्वीट किया गया था, जो फवाद चौधरी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने जब ये बात कही थी तब वहां उन्होंने पलटवार करते कह दिया था कि आप अपनी नसीहत अपने पास रखें, हमें आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है, आप अपना देश संभालिए, पाकिस्तान में वैसे भी हालात खराब हैं और वो देश जो आतंकवाद परोसता रहा हो उसके वो हमारा पक्षधर हो, ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को क्या प्रधानमंत्री चेतावनी देना चाहते हैं? जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी तो बहुत सारे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तो क्या उन कड़े कदमों की चेतावनी दी जा रही है, फिर वास्तव में चिंता है कि पाकिस्तान राहुल गांधी और केजरीवाल का समर्थन क्यों कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं उसमें कौन सा उनका जुमला है और कौन सा वास्तविक है, वो इस बात को पहचानना बड़ा मुश्किल है। और चुनाव के दौर में जो है ये जो भी बयानबाजी हो रही है, चाहे जिस तरफ से भी हो, और निश्चित तौर पर वो बयानबाजी केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक और जहाँ मोदी जी इसकी चिंता करते हैं कि पाकिस्तान से इनको समर्थन मिल रहा है, दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि हमारा मतदाता पाकिस्तान से प्रभावित नहीं होता। तो जब पाकिस्तान से प्रभावित नहीं होता तो फिर उनको इस बात की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? यदि हमारे देश का चुनाव और उसके परिणाम पाकिस्तान से किसी तरह से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। हाँ। इसमें ये भी बात उठती है कि अमेरिका सहित कई देशों में अलग अलग दूसरे देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों को चुनाव के पहले जो है वहाँ के मूल नागरिकों को जो वहाँ पे माइग्रेट होके गए हैं उनको प्रभावित करने के लिए बुलाया जाता है। खुद नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका में वहाँ के चुनाव के पहले वहाँ भारतीय मूल के लोगों के बीच में जाकर के संबोधित कर चुके हैं। तो ये दूसरे देशों में यदि किसी नेता की लोकप्रियता है और उस लोकप्रियता के चलते यदि कोई देश के नागरिक किसी को शुभकामना देना चाहते हैं या किसी के प्रति समर्थन जताना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई व्यक्ति जो है खुद जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे खड़े, यदि कोई दूसरे देश का नागरिक यदि हमको बधाई देता है, हमको शुभकामना देता है, तो निश्चित तौर पर मैं इसके लिए तो दोषी नहीं हो सकता हूँ, है ना? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हर जो चुनाव के 6 दौर है, हर दौर के बाद में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने मुद्दों में बदलाव किया है। हाँ। और जब कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा तो बनाना ही पड़ता है। हाँ। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है
कि जो 400 पार की घोषणा ये लोग भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, जी। वो 400 पार तो नहीं हो पा रहे हैं, और ये ऐसा आकलन है लोगों का। यदि 400 पार नहीं हो पा रहे हैं तो वो इस तरीके के मुद्दे उछालना चाहते हैं कि जिसमें से कोई भी मुद्दा जो है जी। वो मतदाताओं के सर पर चढ़ के बोलने लगे, जी। और ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। जैसा आपने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतदाता इससे प्रभावित नहीं होगा, पाकिस्तान यदि किसी का समर्थन करता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से मतदाता प्रभावित हो जाएगा? नहीं, उनकी ये दोनों तरह की जो बातें हैं परस्पर विरोधी, जी। इस बातों से उनकी मन की अस्थिरता प्रदर्शित हो रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आदित्य नारायण जी, क्योंकि जिस तरह से अब आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मतदाता ऐसी बातों से प्रभावित नहीं होता, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो इस विषय पर चिंता जता रहे हैं, तो दोनों ही अलग अलग बातें सूरज जी यहाँ पर हो गई। लेकिन उसके बाद भी सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें बोल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से क्या टिप्पणी आई है वो एक अलग चीज है। और जो हमने देखा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्रिटिसाइज वो करते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष को समर्थन देते हैं, तो सवाल ये उठता है अभिषेक शर्मा जी कि आखिर पाकिस्तान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए आवाज उठा क्यों रहा है? क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? देखिए, ये तख्त की लड़ाई है, ये सियासतों की जंग है, ये बेगुनाह खून भी सियासतों का रंग है। लकीर खींच दी गई दिलों के दरमियान। पाकिस्तान भारत है तो एक ही, और जब लोकसभा चुनाव की मुद्दों की बातें हो और पाकिस्तान की एंट्री ना हो, तो सूरज जी और इशिता जी आप देखिए कि चुनाव मुझे लगता है कि थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। आप इससे पहले भी चुनाव देखिए, उसमें भी पाकिस्तान की एंट्री थी, और पुलवामा अटैक और भी जो अटैक हुए, बहुत सारी चीजें, तो एक लोगों में, हिंदुस्तानियों में एक जुनून आ गया कि यार पाकिस्तान को हमको कुछ सबक सिखाना है, और क्यों ना कि बीजेपी को ही वोट दे। क्यों? क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व एक एजेंडा अलग है, और कांग्रेस का और जो अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, आप पार्टी, ऑब्वियसली वो अल्पसंख्यक के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर रख दी है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी ने जो कहा कि ये मतदाताओं को लुभाने का काम है, भले ही मोदी जी ये कहें कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभाव पड़ेगा तभी तो इस चरण में ये बातें उठी, क्योंकि ये जो अब आखिरी चरण चल रहे हैं, ये उन राज्यों में है जहां पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो है वो बहुल है। अल्पसंख्यक नहीं है, वो उन जगहों पर बहुल है, और उनका उन सीटों पर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है। और जब पाकिस्तान की बात होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिलों को जोड़ने की बातें तो नहीं होंगी, पर हाँ, एक जोश उमंग जो है वो हिंदुत्व को उभारने की बातें होंगी, और जब हिंदुत्व प्रबल होगा तो बीजेपी को फायदा मिलना मुमकिन है, संभव है। तो इशिता जी ने आपने जो सवाल कहा कि अरविंद केजरीवाल और इनका कांग्रेस के लिए पाकिस्तान वालों ने क्यों ट्वीट किया, तो देखिए पाकिस्तान का भी आवाम जो है वो वहाँ, जैसे हमारे लिए पाकिस्तान में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या है, हमको एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता मिलती है, वैसे ही जो है वहाँ के लोगों को भी एक उत्सुकता होती है। और पूर्व मंत्री जो इमरान खान के जब प्रधानमंत्री उनके मंत्री रहे चौधरी साहब, तो वो लगातार ऐसे ट्वीट करते भी रहते हैं, जैसे कि उनको भी पब्लिसिटी मिले। अब आप देखिए कि उनको कौन जानता है, वो जब भारत के बारे में टिप्पणी करेंगे, भारत के राजनेताओं के बारे में टिप्पणी करेंगे, तो उनको भी वहां पर, क्योंकि वहां भी बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं और बहुत सारा चीजें वहां भी उलटफेर होने के संकेत हैं, तो इसका प्रभाव पाकिस्तान में भी उनको मिलेगा। और भारत में चूंकि ये दोनों ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं, देखिए ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और इन पार्टियों को अपनी तरफ लुझाने के लिए पाकिस्तानी नेता जो है इस तरीके की ट्वीटबाजी करते रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो कहीं ना कहीं उनका अपना फायदा होता है कि जो इस तरह से ट्वीट करते हैं या अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं भारत के नेताओं के बारे में, तो उनको अपना प्रचार करने का अवसर मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं राहुल गांधी के बारे में, और वो लिखते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। लेकिन यहाँ गौतम जी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बात हो रही है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, राहुल गांधी की तारीफ करते हैं वो, और वो कहते हैं कि राहुल ऑन फायर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को देश में प्रचारित करते हैं, पूरे भारत में प्रचारित करते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रेम है राहुल गांधी के प्रति, और राहुल गांधी का पाक प्रेम उजागर हो गया है, और कांग्रेस की और पाकिस्तान की पार्टनरशिप उजागर हो गई है। ऐसी स्थिति में वो जो बात थी, क्या उसी मायने में थी जिस मायने में प्रचारित की गई, या फिर बात हुई कि धुआं दिखा और चिंगारी लगाई गई और उसको भड़का करके एक ज्वाला बना दिया गया केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए? क्या सिर्फ इतना ही मकसद है?
आदरणीय पाठक साहब, चुनाव भारत का है हाँ और भारत का लोकतंत्र इतना मैच्योर्ड है हाँ कि बहुत परिपक्व है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जी। और भारत के वोटर्स इतने परिपक्व हो चुके हैं कि बाहर के किसी भी कहने से कोई असर उनके ऊपर होने वाला नहीं है। फवाद चौधरी साहब की बात जहाँ तक है, जैसे मेरे मित्र ने कहा, जी। अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, कोई जानने के लिए वो कुछ तो प्रोपेगेंडा करेंगे ही, बराबर उसको करने के लिए। और रही बात अपने मोदी जी की बात, तो अब जीतने के लिए हर आदमी हर तरह का हथकंडा अपनाता है। हाँ किसी कोई न कोई, चाहे वो पहले उरी का वो हुआ हो या जी कोई भी कारण हुआ हो, जी तो ध्रुवीकरण की राजनीति तो चल ही रही है। वो उधर ध्रुवीकरण कर रहे हैं तो ये इधर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये मुद्दा ये है कि राजनीति ध्रुवीकरण के ऊपर आके टिक गई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण पर आकर टिक गई है। एक तरफ तुष्टीकरण की बात की जाती है, एक तरफ ध्रुवीकरण की बात की जाती है। लेकिन यहाँ यदि वोटों के बंटवारे की बात की जाए ऋषिका, तो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि वोटों का बंटवारा करके कौन कितना फायदा हासिल कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। 4 जून ज्यादा दूर नहीं है, 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव है और उसके पहले इस मुद्दे को जिस तरह से भड़काया जा रहा है, एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि आम चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री जो है हो गई है। इसको लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अंतिम चरण में, अंतिम छोर में जिस तरह से इस मुद्दे को जोर दिया जा रहा है, इसका शोर मचाया जा रहा है, वो देखने वाली बात होगी कि जनता के मन पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन विजय शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से हम अरविंद केजरीवाल या फिर कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्या ये इस वजह से है क्योंकि मोदी काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे उनके घर में, लेकिन पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर वो विपक्षियों का समर्थन करेंगे, कांग्रेस या फिर राहुल गांधी आ जाते हैं, तो भारत में घुसना आसान हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी तारीफ करते नजर आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने तारीफ की है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस आ गए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत आसान हो जाएगी और उनका भारत में एंट्री जो है वो आसानी से हो जाया करेगी। जो ध्यान दे रहे हैं राहुल गांधी के लिए या अपने केजरीवाल के लिए, वो पहले तो वो खुद ही अपनी पार्टी को वहाँ पर बहुमत में नहीं ला पाए, ठीक है ना। उनकी बातों का अस्तित्व है ही नहीं किसी तरह से, क्योंकि वो पहले भी बयान दे चुके हैं। एक बार पहले कुछ दिन पहले जो चंद्रयान जब अपने छोड़ा गया, तब भी उन्होंने कहा था चंद्रयान में हमारा चंद्रमा है, पाकिस्तान का निशान है। और उससे पहले बीच के बाद एक बार बीच में बात आई थी, तो बोले हमारे यहाँ 250 ग्राम के जो बम बने हुए हैं आइटम बम, वो किस लिए छोड़ने के लिए रखे हैं, इसलिए रखे बना के रखे। तो उनके बयानों का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। रही बात इंडिया के, भारत के चुनाव पर इसका असर पड़ना है, तो मेरी समझ से पाकिस्तान के किसी भी मंत्री के या किसी के कहने से भारत की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर पड़ता होता तो पिछले कई दशकों से चुनाव हुए हैं, हर बार चुनाव होते आ रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा अभी तक, तो कितना असर पड़ा का कितना। हाँ, ये जरूर है कि पक्ष विपक्ष भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें जरूर है उसका लाभ लेने की कोशिश की जाती है विपक्ष को लेकर के आक्रमण करने के लिए। जिस प्रकार से अभी मोदी ने जैसे कहा कि पाकिस्तान इनके सपोर्ट में है, भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे आप खुद कहते हैं, तो विगत 5 वर्षों में, उससे पहले की बात ना करें, 2019 की पहले की बात ना करें, मोदी जी भी गए और सभी लोग गए हैं, उस बात को ना करें। उसके बाद से आपका भी संपर्क नहीं रहा पाकिस्तान से किसी भी सरकार का। दूसरा, राहुल गांधी का या केजरीवाल जी का कोई संपर्क होता तो आपके यहाँ जांच एजेंसी वगैरह बैठी हुई है, पेगासस आपके लगे हैं, एक से एक आपने जांच बढ़ा ली, तो क्या उसके माध्यम से आप अभी तक पता नहीं कर पाए? मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि इस चुनाव में आपको जो 400 पार का जो नारा दिया गया था शुरुआत में, वो नारा तो बीच में गायब ही हो गया, ठीक है नहीं। और मूल मुद्दों को लेकर के आपने कभी बात की नहीं जनता के सामने। आज आप जहाँ भी प्रचार करने गए, वहाँ पर आपने जनता को लेकर महंगाई या जितने मुद्दे, एजुकेशन को लेकर के या अपना स्वास्थ्य को लेकर के, आपने किसानों को लेकर के या खिलाड़ियों को लेकर के, इनको लेकर के बात नहीं करी, ठीक है नहीं। अब भ्रष्टाचारियों की बात की जाए कि हम भ्रष्टाचारियों को नकल कस रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए जब्त करे हैं, तो 22,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं आपकी सरकार ने, मानते हैं 22,000 करोड़ आपकी सरकार ने जब्त किया, मतलब भ्रष्टाचार हुआ ना। तो 22,000 करोड़ रुपए जब जब्त हुए, उससे पहले जब्त नहीं हुए, ठीक है नहीं।
ठीक है, जैसे कि शर्मा जी आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ तो राशि जब्त हुई है और उस पर नकेल कसने की बात की। आपने कहा कि बेरोजगारी की बात नहीं हुई, महंगाई की बात नहीं हुई, किसानों की बात नहीं हुई, खिलाड़ियों की बात नहीं हुई। हालांकि खिलाड़ियों के लिए आज ही पीएम ने कहा है, अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ भी आरक्षण की बात और SC ST की बात अब खिलाड़ियों के लिए भी आने लगी है। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो बात रखनी थी जनता के सामने रखी। लेकिन आदित्य नारायण उपाध्याय जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में जिस तरह से वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये बहुत गंभीर विषय है। शर्मा जी ने कहा कि एजेंसियां आपके पास हैं, विपक्ष एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता है। यदि ऐसी स्थिति में वो किसी एजेंसी को ये काम सौंपते हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी के लिए फवाद चौधरी लिखते हैं कि राहुल ऑन फायर, क्यों जब मतदान करने के बाद में केजरीवाल बाहर आते हैं, परिवार के साथ फोटो डालते हैं, तो उस फोटो पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं फवाद चौधरी। यदि ये काम, इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एजेंसी को ये दे देते हैं, तो क्या विपक्ष फिर आरोप नहीं लगाएगा कि सत्ता में है इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष आरोप लगाएगा। लेकिन जो खुफिया एजेंसीज होती हैं जी, वो एजेंसी ढिंडोरा पीट कर काम नहीं करती हैं। ढिंडोरा पीटने का काम राजनीतिक लोगों का होता है। यदि कोई एजेंसी काम करेगी और उसको वास्तविक रूप से यदि काम करना है तो वो ढिंडोरा नहीं पिटेगा, और ढिंडोरा पिटेगा तो फिर वो काम नहीं होगा। होता यही है, ढिंडोरा जब पीटा जाता है तो किसी को व्यक्तिगत तौर पर फंसाने के लिए या बदनाम करने के लिए पीटा जाता है, लेकिन काम करने के लिए जहां तक बात होती है ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। लगातार देखते चले आ रहे हैं, मोदी जी की अपनी जो लोकप्रियता थी, उनके काम के कारण जो उनने गुजरात में काम किए थे, चाहे वो किसी भी तरीके के किए हों, किसी भी दिशा में किए हों, जिन दिशाओं में उनने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते काम किए, उस दिशा में काम करने की वजह से वो एक तरह से राष्ट्रीय क्षितिज पे छा गए थे। और धीरे धीरे जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ी और पूरे देश की जनता ने जो है उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही एक तो वो पाकिस्तान चले गए बिगर आमंत्रण के। उसके बाद जो है लगातार उनके काम से ज्यादा उनकी बयानबाजी लोकप्रिय होती चली गई। जब बयानबाजी ज्यादा दिखती चली गई तो निश्चित तौर पर उनके काम पीछे चले गए। जब काम पीछे चले जाते हैं और बयानबाजी सामने रहती है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की लोकप्रियता में कमी आएगी। विपक्ष यही तो कह रहा है कि भाई आप बिना बुलाए जा सकते हैं, और हमारे लिए यदि उन्होंने ट्वीट कर दिया तो आपत्ति उठा रहे हैं। आप भी तो गए थे बिना बुलाए, बिना वीजा के चले गए थे। बिल्कुल सही बात है। यही वो कुछ बातें हैं, यही कुछ कारण है जिन कारण से जो है प्रधानमंत्री को किसी तरीके का, मोदी जी को किसी तरह का हक नहीं बनता कि इस तरीके की बात करना। किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश के लिए वहां के चुनाव के बारे में टिप्पणी करने का हक रखता है। हम भी यहाँ बैठ करके हम ये चाहते हैं कि अमेरिका में इस बार चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बात ये होती है कि हमारे देश के हित जो है उस देश से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। आर्थिक हित भी जुड़े रहते हैं, सामाजिक हित भी जुड़े रहते हैं। आज चाहे पाकिस्तान से भारत की कितनी भी दूरी क्यों ना हो, पाकिस्तान के आर्थिक हित जो है, समाज के हित जो है भारत से निश्चित तौर पर जुड़े हुए हैं। भारत से जब एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लग जाता है दैनिक जरूरतों की चीजों पे, तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाता है। वहाँ टमाटर 400 पार हो जाता है। हाँ, टमाटर 400 पार हो जाता है। इसलिए जो है निश्चित तौर पर वहाँ की जनता, यदि कोई एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली सरकार जो है भारत से एक्सपोर्ट पर और पाकिस्तान में इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाती है तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता पे इसका असर पड़ता है। जब आम जनता पर असर पड़ता है तो वो चाहते हैं कि वो सरकार बदल जाए। सीधी बात है। बराबर। ये रोजाना की जरूरतों की चीजें जैसे प्याज है, आलू है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो है निश्चित तौर पर यदि इस सरकार ने वहां के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए होंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए होंगे, तो वहां की जनता में इस बात को लेकर के चिंता होगी कि यदि ये सरकार दोबारा आती है तो ऐसा नहीं हो कि दोबारा से हमारे यहाँ महंगाई जो है वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मतलब पीएम मोदी की चिंता जायज है, जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बन जाए ताकि जो प्रतिबंध थे वो दोबारा ना लगे और जो है वो हटा दिए जाए। पीएम मोदी को भारत की जनता की चिंता करना चाहिए। वोट देने वाले भारत की जनता है, पाकिस्तान की जनता वोट नहीं दे रही है। यदि वोट टिप्पणी कर रही है, यदि वो टिप्पणी करती है तो पीएम मोदी को यदि भारत की जनता पे विश्वास है तो फिर उनको चिंता किस बात की होना चाहिए। बिल्कुल सही, चिंता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ भारत की जनता की चिंता करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी ये कह रहे हैं कि जो भारत की जनता है, जो भारत का मतदाता है, वो इन सारी बातों से प्रभावित नहीं होता, और फिर वो चिंता भी जता रहे हैं। तो दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभिषेक शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे उपाध्याय जी ने कहा कि आर्थिक हित और सामाजिक हित को भी देखेगा। पाकिस्तान भी ऑब्वियसली बातें देख ही रहा है, इसीलिए वो विपक्ष को सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है ये कारण हो सकता है,
लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो आर्थिक और सामाजिक हित विपक्ष की और सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान देख रहा है, इसको किस तरह से देखें? देखिए, हित तो वो देख ही रहा है, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि 26/11 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को बचाया था बातचीत कर, क्या उनको लग रहा है कि अगर विपक्ष आ जाता है, कांग्रेस आ जाती है, राहुल गांधी आ जाता है, तो फिर से अटैक्स और टेरर जो है वो इंडिया में बढ़ा दिए जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, नोटबंदी के बाद और जो कोरोना क्राइसिस आया उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। अब मुद्दा आता है कि आखिर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, उपाध्याय जी ने बोला, जी। शर्मा जी ने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि जी। आखिर हम मुद्दों को भटकाने वाली राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। पूरे चुनाव में आप देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और अब पाकिस्तान और ऐसे ही मुद्दे पर कि भ्रष्टाचार, ये वो 22,000 करोड़ बताया कि भाई 22,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने ईडी और आईटी अपनी सरकारी एजेंसी के थ्रू कर लिए, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार पड़ा। आप इसको उपलब्धियां बता रहे हो, परंतु कहीं ना कहीं आप ही कहीं तो ये 10 साल के टेनर में नोटबंदी के बावजूद भी 22,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम जब्त होना, इसका मतलब आपका भ्रष्टाचार वाला जो मूल नीति है वो धराशायी है। कोई भी सरकार होती है वो तीन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और जनता भी उस पर चाहती है। पहला, आर्थिक नीति। आपकी आर्थिक नीति कैसी है, देश आर्थिक रूप से कितना सुदृढ़ है। दूसरा, आपकी योजनाओं पर विकास, जनता के लिए आप जो योजनाएं ला रहे हो उस पर आपका विकास, जनता का विकास कितना हो रहा है। और तीसरा जो मुद्दा आता है वो होता है विदेश नीति। आपके देश की पूरे विश्व में क्या आपने उसका प्रेजेंटेशन, क्या इजराइल से हमारे पुराने संबंध अच्छे नहीं थे? क्या यूक्रेन से हमारे अच्छे संबंध नहीं थे? क्या हम रूस से हमारे संबंध नहीं थे? क्या इन 10 सालों में ही रूस, इजराइल, अमेरिका से अच्छे संबंध हुए? पहले भी थे, ऐसा नहीं है। ये हमारे पुराने मित्र हैं। और आप ये कह रहे हो कि मैं जब से आया हूं तब से मेरे संबंध और प्रगाढ़ हो गए। नहीं, ये देखिए, ये गलत है। आप अगर पुरानी हिस्ट्री उठाइए, आप पढ़िए, तो उसमें रूस, इजराइल, ये हमारे बहुत पुराने संबंध इनसे रहे। मुस्लिम देशों से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, उसमें दुबई भी हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा। परंतु आप आर्थिक नीतियों को लेकर और वैश्विक नीतियों को लेकर आप किस तरीके, आपने पाकिस्तान को बिल्कुल पीछे ढकेल दिया। क्या अटल जी ने समझौता एक्सप्रेस और लाइन चला के क्या उनसे संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश नहीं करी? आपने जब देखा कि आप बिना वीजा के, जैसे अभी उपाध्याय जी ने बताया कि वो बिना वीजा के तुरंत चले गए, और आप मुद्दा, और कांग्रेस जो कह रही है कि भाई उन्होंने तो हमारे लिए सिर्फ ट्वीट किया। सही बात है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए तो बिना वीजा के और वो सब की अचानक पहुंच गई कि मेरे संबंध जो है अब मैं भी पाकिस्तान से और बेहतर करूं। क्योंकि आप संबंध बेहतर नहीं बना पाए, इसलिए आपने अभी कुछ दिन पहले 10 मई को एक ट्वीट भी किया, एक इंटरव्यू भी किया कि पाकिस्तान का रोना अलाप हमको बंद करना है और अब हमको किससे कोई संबंध नहीं है और ना हम इसको कोई मुद्दा मानते। लेकिन उसके बावजूद पीओके की बात तो हर सभा में हो रही है। बिल्कुल हमारा है, हमारा। बिल्कुल, अब देखिए, आपने 370 खत्म कर दिया पाकिस्तान वाला, तो यही तो पैटर्न। अब कोई ये बोले कि देखिए हमारे यहाँ एक राजनीति है, वो मानव की एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि मेरा घर तो सुरक्षित रहे ना रहे, दूसरे का घर सुरक्षित कैसे है। अगर मैं उसके ऊपर धावा बोलता हूं तो और लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो वही है। अरे अब हम पाकिस्तान को भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी हम अपने भारत में लेकर आएंगे। तो इससे क्या हुआ, लोग अरे यार अब इसकी और बैंड बजेगी, पाकिस्तान की वैसे भी स्थिति खराब है। तो हमारे यहाँ एक होता है, ये मनोवैज्ञानिक है। ये सिर्फ हमारी देश में नहीं, हर अलग अलग देशों में जो भी मानसिकता के लोग होते हैं उनमें एक ये प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसी का जो है ये मुद्दा जो है वो बीजेपी तुरंत उठा रही है। और आप देखिए इन पूरे चुनाव में कहीं भी बीजेपी के मैनिफेस्टो पे कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल कोई बात नहीं हुई है। ना अमित शाह जी ने कोई बात करी, ना जेपी नड्डा जी ने बहुत ज्यादा कोई बात करी। सिर्फ जो योजनाएं उन्होंने दी कि हमने इतने करोड़ मकान प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो पे तो नहीं, लेकिन दूसरे मैनिफेस्टो पर किया। आप देखिए कि हमने इतने मकान गरीबों के लिए बनाए, ठीक है बनाए, पर कहाँ, आज आप भोपाल में ही हालत देखिए। आप आर्थिक नीतियों पर बात कर लीजिए, बेरोजगारी पर बात कर लीजिए, ये मुद्दे कोई भी ओपन डिबेट में मेरे समझ में तो अभी तक नहीं आए हैं। और उन मुद्दों को भटकाने की राजनीति जरूर हुई है। सही कहा कि मुद्दों को भटकाने की बात जरूर की गई है। यहाँ वो जो बात खुद के मैनिफेस्टो में थी, हालांकि जो बात है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, चाहे पीओके को भारत में शामिल करने की बात हो, मैनिफेस्टो में शामिल नहीं है लेकिन चर्चाओं में शामिल है। यहाँ दूसरी तरह की और बातें जो मैनिफेस्टो में शामिल नहीं है, चर्चाओं में शामिल है। जो बात मैनिफेस्टो में शामिल है वो चर्चाओं में नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आती है, अशोक गौतम जी आपसे जानना चाहूंगा कि एक रणनीति है युद्ध नीति, और युद्ध नीति का सिद्धांत है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो यदि पाकिस्तान
नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मानता है, हालांकि उसके लिए दुश्मन तो भारत ही है क्योंकि वो भारत विरोधी गतिविधियां करता रहा है और आज भी कर रहा है। तो यदि वो नरेंद्र मोदी को दुश्मन मानता है और भारत में चुनाव के समय, वैसे भी पक्ष विपक्ष की बात सदैव होती है, लेकिन चुनाव के समय राहुल गांधी यदि विपक्ष में होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन है, तो क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के दोस्त हो जाते हैं? है जैसे अपने हमारे केजरीवाल जी, जी विश्वसनीय आदमी नहीं है। हाँ। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर चालू किया था तो कसम खाई थी कि मैं कभी राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ। इसके अपने बेटों पर हाथ रख के कसम खाई कि मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। हाँ। मैं अपनी कांग्रेस को नहीं ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, आज उसी से चुनाव साथ में लड़ रहे। बिल्कुल। इसके बाद उनकी इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है। हाँ। जस्टिस फॉर सिक्किम, वहाँ से 132 करोड़ रुपए का भी जी पैसा मिला है, जिसकी जानकारी बीके सक्सेना जी ने NIA को सौंप दिया, उसकी जांच की जाए। तो ये लोग कहीं ना कहीं से जो पैसा जो बाहर से आ रहा है, दुश्मनी को हो या उनकी दोस्ती को, ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई न कोई देश तो दे रहा है। जी। और अपने देश में तो ये बताते हैं कि हमारा तो लॉक कर दिए हैं हमारे अकाउंट। नहीं, जैसे राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने पहले कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे खाते सीज कर सीज कर दिए गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है विदेशी पैसों पे लड़ा जा रहा है? और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, यदि विदेशी पैसे पे है तो लोकतंत्र की संवैधानिकता पर, लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोकतंत्र की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं, भारत की अखंडता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौतम जी, बिल्कुल इस शब्द से, यदि विदेशी पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है तो 132 करोड़ रुपया NIA की जांच हो रही है। हाँ। अरविंद केजरीवाल की, ये क्या हो रहा है? ये पैसा कहाँ से आया है? वहाँ UK से जो आप बातें हो रही हैं। हाँ। और वरना ये तो कह रहे हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। हाँ। और चुनाव में तो कितना खर्चा हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हो किस कदर पैसे। बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर बात कही अशोक गौतम जी ने कि यदि भारतीय चुनाव में और खासतौर से भारत के लोकसभा चुनाव में यदि विदेशी पैसा लगाया जा रहा है तो उस विदेशी पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, और यदि वो चुनाव जीत गया जिस पर विदेशों ने पैसा लगाया है तो वो किसके लिए निष्ठावान होगा? भारत के लिए, भारत की संसद के लिए, भारत के संविधान के लिए, फिर उस देश के लिए या उस देश के उस व्यक्ति के लिए जिसने पैसा लगाया है? ये बड़ा सवाल है ये पर ऋषिका। बिल्कुल कह रहे हैं सूरज जी, क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए भी खड़ा होता है। अब एक अगर विदेशी पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है तो जैसा सूरज जी आपने कहा कि यहाँ पर भारत की अखंडता पर, भारत के संविधान पर, ये सभी पर सवाल खड़े कर देता है, प्रश्न चिन्ह एक लगा देता है। लेकिन विजय शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, पाकिस्तान को जिस तरह से लेकर हम बात कर रहे हैं, राजनेताओं की तरफ से जो टिप्पणियां आ रही है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण वो है, क्योंकि आम मुद्दों से हटकर, जैसे बाकी लोगों ने कहा कि आम मुद्दों से हटकर जो चुनाव है, इनसे मुद्दे जो है वो शिफ्ट किए गए और अंतिम चरण आते आते तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दी जा रही है। लेकिन विजय शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जब ट्वीट किया गया तो केजरीवाल ने उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव हमारा आंतरिक मामला है, इस पर आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ऐसा राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टनरशिप को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, तो ये तो सिद्ध होता जा रहा है। राहुल गांधी किसी भी बयान पर कोई वजनदारी नहीं दे रहे। अगर उसको उनके बयान का और पूर्व वहाँ के मंत्री के बयान का कोई महत्व होता तो राहुल गांधी उसको वजन देते, ठीक है ना? और उन्होंने चुनाव, उन्होंने तो सीधा उनका शब्द लेकर नाम लेकर कहा था ना कि राहुल ऑन फायर, ठीक है ना? दिया। तो इसका भाई वो इस चीज को महत्व दें, इसको तूल पकड़े, राजनीति का उथल पुथल हो, तब तो जाकर उसका महत्व है। जब यहाँ पर उस चीज का तूल ही नहीं दिया जा रहा है तो उनके बयान का कोई महत्व ही नहीं है। अब जैसे मोदी जी ने उस बयान को दिया है, केजरीवाल के इनके बयान को दिया है, तो वो तूल चुनाव के टाइम पे तूल पकड़ाया जिससे हिंदुत्व को एकजुट किया जाए, ठीक है ना? और इसका कारण यह है कि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 6 चरण के चुनाव में मोदी जी ने 400 पार से शुरुआत की थी और उसके बाद अलग अलग मंगलसूत्र, कहीं भैंसों का, कहीं किसी का, सबके बयान अलग अलग आते रहे, ठीक है ना? तो उसके बाद भी कोई, मतलब आप सोचिए, देश के अंदर जनता का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, विचार नहीं बदला। जनता पूरी तरह से इनके खिलाफ जा रही है। आज की अगर देखा जाए तो आप हरियाणा देखें या यूपी में देखें या पंजाब का देखें या दिल्ली में ही देख लें आप, ठीक है नहीं? अगर इनका इतना ही वो वर्चस्व होता पार्टी का, इतना बड़ा अगर इनका जो मैनिफेस्टो अच्छा होता पहले से, तो
दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बना पाई? 10 साल हो गए इनको केंद्र में रहते हुए। लेकिन देखिए सवाल जैसे मैंने आपसे किया था कि राहुल गांधी ने इस पर क्यों कुछ नहीं कहा। अब देखिए जनता के सामने तो 2 सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। जनता ये भी देख रही है कि पाकिस्तान किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्रिटिसाइज पैदा कर रहा है, आलोचना उनकी लगातार कर रहा है। दूसरी तरफ अगर वो राहुल गांधी की तारीफ भी करेगी तो जनता तो इस चीज को देख रही है ना कि कहाँ पीएम मोदी के लिए क्रिटिसाइज देख रही है वो और कहाँ उनका समर्थन देख रही है। राहुल गांधी का इतनी उन्होंने जो यात्राएं की गई पूरे देश की, ठीक है ना, इतनी बड़ी यात्रा की गई, उसमें उन्होंने सद्भावना की, सभी धर्मों से मिलकर के यात्रा की और काफी लोग सभी धर्मों के लोग जुड़े उससे, ठीक है ना। तो उस संदेश का विदेशों में क्या दुनिया में संदेश गया एक बड़ा। एक बात आपने यात्रा का जिक्र किया, जो भारत जोड़ो यात्रा थी जहां भारत लिखा था जिस गाड़ी पर, राहुल गांधी जूता पहन के भारत शब्द के ऊपर खड़े हुए हैं, उस पर भी आलोचना हुई उनकी। तो नहीं, क्यों भारत के ऊपर पैर रख के खड़े हुए हैं, भारत जहां हम जिसको पूछते हैं। जी बिल्कुल जी, बात है। आलोचना मैं ये नहीं कह रहा, आलोचना हुई, ये मुद्दा अलग विषय की बात है। अब वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे उन्होंने होंडा वायर का है, जैसे मान लो वहाँ का राहुल गांधी, तो उसके मुद्दे पर लेकर उनकी जो वहाँ पर जो सोच है उन लोगों की कि इन्होंने देश में जो यात्रा निकाली, भारत जो यात्रा निकाली, उसी में सभी धर्मों को लेकर के एकजुट करने की यात्रा निकाली, ना कोई राजनीतिक थी वो यात्रा। इसको राजनीतिक नहीं कहा जाए, कोई राजनीति में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया गया उसमें, ठीक है, क्योंकि आज की जो तो उससे प्रभावित होकर के। लेकिन उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत ही ये कहकर की थी कि मोदी जी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं उन्होंने देश को भिन्न भिन्न कर दिया है, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने मोदी जी के ऊपर टिप्पणी कर दी तो फिर ये राजनीतिक कैसे नहीं हुआ? और राजनीतिक इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने मणिपुर से यात्रा निकालने के औचित्य क्या था। पहले इम्फाल से निकालने वाले थे, अनुमति नहीं मिली तो दूसरे जिले से उन्होंने यात्रा निकाली। अगर यदि राजनीतिकरण नहीं था यात्रा का तो नहीं, आपका ठीक है, मणिपुर में जो घटनाएं हो रही थी उस घटना को दबाया गया, तो कहीं ना कहीं उनको ऊपर लाने उठाने की कोशिश की गई। वहाँ फेस टू फेस मिल करके जनता की समस्याओं को जो रहती हैं, जो मुद्दे दबे हैं या जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो वो स्थिति इस समय जैसे वहाँ पर सैनिक की पत्नी के साथ में जो हुई, वो 6 महीने दोबारा 6 महीने बाद वीडियो आया, तो सरकार क्या करती रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली को खूब हवा दी है। लेकिन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली को खूब हवा दी है। हाँ, वो क्यों दिए? क्योंकि वो भी प्रायोजित था। 600 महिलाओं का जो मामला आया था, वो उन महिलाओं ने बयान दिए हैं, जब उनसे प्रकरण दर्ज कराने के लिए दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने उस व्यक्ति जिसके ऊपर केस दर्ज कराया गया 600 लोगों ने, जो मुस्लिम नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उसने उनकी जमीन मकान बना के दिए, उस मकान के बदले उनसे जमीन ली थी उसने। ठीक है, अब महिलाओं के मुद्दों को हवा दी गई या नहीं दी गई, अब देखिए आपने राजनीतिक फायदे के लिए राजनेता जो है, राजनीतिक दल जो है, वो महिलाओं को मुद्दों को हवा देते हैं। अब आप यहाँ पर बात करें मणिपुर में इंसाफ नहीं हुआ इसलिए उधर से यात्रा निकाली गई, लेकिन इधर राजस्थान के अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लें तो सबसे ज्यादा महिला अपराध राजस्थान में हुए और उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। कह रही है मुद्दे से भटक रहा है। पाकिस्तान को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर राहुल गांधी का नाम लेकर राहुल ऑन फायर किया गया, कहा गया था। अब देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगर इस पर पलटवार किया है तो उन्होंने ठीक किया है। जनता इसको पसंद कर रही है कि भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि आंतरिक मामला है, उन्होंने लिखा है, बिल्कुल उन्होंने लिखा है कि आपके देश के हालात खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए, यहाँ के मामले में हस्तक्षेप ना करें। और आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी भी अगर इस तरह से विरोध करते तो कहीं ना कहीं उनको जनता का सपोर्ट मिलता? जी देना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ राजनीति, तो मैं कोई राजनीति राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो वो कायदे से उनको आपको बयान देना चाहिए। अभिषेक जी, क्या है, देखिए सिंपल सा फंडा है, हर पार्टी का अपना अपना एक मूल भावना और अपनी अपना एक एजेंडा होता है। सूरज जी, आपसे शायद पहले भी अपन डिस्कस कर चुके थे कि कांग्रेस और भाजपा में अभी आप देखिए तो मीडिया मैनेजमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है। जैसे आपने अभी बोल दिया कि भारत लिखा हुआ है और राहुल गांधी जी उसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब मीडिया मैनेजमेंट और उनके जो बूथ मैनेजमेंट वो फेल है। वहीं आप भाजपा में चले जाइए, आपको बिल्कुल ओके मिलेगा, मतलब वहाँ डिफाइन है कि मोदी जी को किस कलर की ड्रेस पहननी है, उनके आगे कौन चलेगा, पीछे कौन चलेगा और किस तरफ का कैमरा होगा। बिल्कुल, तो ये मैनेजमेंट है। अब कांग्रेस इस समय क्या कर रही है, उसको कहीं ना कहीं या तो वो एक ही वर्ग को देखकर चल रही है, उसे बाकी किसी वर्ग से मतलब नहीं है। इसीलिए ये जो आपने कहा कि भाई राहुल ने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि पाकिस्तान से हमको सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव मुस्लिम मतदाता है वो राहुल के पक्ष में हो जाएंगे, कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे। इस कारण से उन्होंने अपना सियासी इसलिए वो साइलेंट रहे। केजरीवाल इस समय बहुत असमंजस की स्थिति में है क्योंकि वो अभी फिर से उनको जेल जाना है। अब अगर मान लो उनके ऊपर वैसे भी जैसे कि अभी हमारे जो है वरिष्ठ साहब ने बोला कि
फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, जी। केस उखड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान वैसे भी अगर कोई ये बोल दे कि मेरा पाकिस्तान से प्रेम है तो देशद्रोह तो पहले लगा हुआ तो सही है ना। तो अब क्या है कि फॉरेन फंडिंग है, तो केजरीवाल के लिए तो समस्या है ही है ना, स्वाति मालीवाल का केस चल ही रहा बिल्कुल है, सही तो उनको तो रिप्लाई करना ही पड़ेगा। राहुल का प्रेम ना होकर हुए भी वो साइलेंट बने हुए हैं। तो बिल्कुल। अभी क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो कांग्रेस का अभी भी पूरे विधानसभा से लेकर आप लोकसभा चुनाव तक सही देख कहा लीजिए, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। ये एक मैनेजमेंट वाली बात है और यहाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो है वोटों के फायदे के लिए है Yes. कि यदि हम जो करेंगे उसका हमारे मतों पर और या वर्ग विशेष के मतों पर कितना प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हुए ये किया गया है और यही किया जाना चाहिए था, ऐसा वो मानते हैं। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान में भी इस पर ना आपत्ति जताई है हाँ। कि भारत के चुनाव में आखिर पाकिस्तान का जिक्र क्यों हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी जिस तरह से बिल्कुल। कहा है। मैं इसका जवाब आदित्य नारायण जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल देखिए पूर्व उच्चायुक्त है वहाँ के अब्दुल वासिद, उन्होंने 11 मई को ये कहा है कि इसमें पाकिस्तान का ही भला है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं भारत के चुनाव में तो पाकिस्तान का भला है। आप जरा सब्र रखिए, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, जैसे ही नतीजे आएंगे तो सब अपने अपने बयान वापस लेंगे। अब्दुल वासिद ने ये कहा है, इसे किस तरह से देखें? अब तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई भारत के चुनाव में इतना ज्यादा पाकिस्तान का जिक्र क्यों? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये इस तरीके से इस विषय पर जो है फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि इनके पास में अपने कोई मुद्दे नहीं हैं और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के जो नेता हैं वो पाकिस्तान में अपनी स्वयं की लोकप्रियता के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात कहना चाहेंगे जिसके भारत से संबंधित, जिससे उनकी वहाँ पाकिस्तान के अंदर लोकप्रियता बढ़ सके। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो बयान होते हैं तो खास तौर पर भारत में चुनाव की जब बात होती है तो पाकिस्तान में बातें और चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उससे प्रभावित होता है। इवन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक समय पे एक ही राज्य था। हाँ। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री है या कौन कौन मंत्री है, उनको बड़ी उत्सुकता रहती है। हाँ, जानना चाहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक समय में एक साथ थे लोग। वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का खान पान, जो बहुत सारी चीजें जो है उस समय पूरी तरह से मिलती थी और अब भी कहीं ना कहीं मिलती है। जम्मू कश्मीर में वो विधानसभा वो सीटें आज भी खाली रखी जाती हैं जो पीओके में चली गई हैं। बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित तौर पर इस चीज का जो है फर्क जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ में जीते हैं। हाँ। चाहे वो कभी कभी जैसे दोस्त एक दूसरे दोस्त के बिना नहीं रह सकता, वैसे अब दुश्मन भी एक दूसरे दुश्मन के बिना नहीं रह पाएगा। नहीं, अंतर विरोध हो सकता है। अंतर विरोध हो सकता है। हाँ। लेकिन बिगर उसको देखे, बिगर उसको समझे, बिगर उसकी खबर लिए आदमी रह नहीं पाता है। तो ये स्थिति भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में है। बिल्कुल। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो विदेशी फंडिंग की बात है। जी हाँ। केजरीवाल की जो डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स करने से प्रभावित होकर के जो जात पात धर्म इन सब से अलग हट करके जो पॉलिटिक्स केजरीवाल ने चालू की थी, उससे प्रभावित होके जो ग्लोबलाइज हो गए भारत के लोग, जिन प्रदेशों के लोग विदेशों में ज्यादा रहते हैं, वो विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने निश्चित तौर पर शुरू से अन्ना आंदोलन के समय से ही केजरीवाल की मदद की है, केजरीवाल की राजनीतिक मूवमेंट की मदद की है। उसको आप विदेशी फंडिंग नहीं कह सकते। वो मूल रूप से भारत के लोग हैं। बिल्कुल। और इसलिए वो फंडिंग करते हैं। चाहे कितनी भी जांच हो जाए, यही बात सामने आएगी। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि पंजाब के बहुत लोग जो है, पंजाब के बहुत सारे परिवार जो है अमेरिका में और विदेशों में जाकर सेटल हो गए। दक्षिण भारत में आप देखिए जाकर के, तो दक्षिण जहां जिन राज्यों के लोग जो है विदेशों में ज्यादा माइग्रेट हुए हैं, उन राज्यों में जो है भारत की दोनों प्रमुख पार्टियों की सरकारें नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप इस चीज को गौर से देखने की कोशिश करें कि राजनीतिक स्थिति जो है, भारत की जो है राजनीतिक स्थिति, जो धर्म के आधार पर जो अलग अलग करने की, जाति के आधार पर अलग अलग करने की है, जो ग्लोबली सोचता है, जो व्यक्ति विश्व धरातल पे सोचता है, वो व्यक्ति इसको पसंद नहीं करता है। और इसलिए जो है जो
समतावादी पॉलिटिक्स करेगा, जी। उसका समर्थन जो है इस तरीके के लोग करते हैं और करेंगे। बिल्कुल सही कहा कि हाँ, वैश्विक सोच की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है, और यदि वैश्विक सोच की बात करें और वैश्विक पटल की बात करें तो वहां जिन राज्यों के ज्यादा लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में अपना व्यवसाय करते हैं, उन राज्यों में ना तो कांग्रेस की सरकार है या फिर ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वो किसी तीसरे दल को पसंद करते हैं। और यही कारण रहा है कि जहां वैश्विक स्तर पर भारत के लोकतंत्र की चर्चा होती है तो भारत में दो दलीय नहीं बहुदलीय व्यवस्था की बात होती है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, और कहीं ना कहीं जैसे अब भारत के आम चुनाव हम 2024 के देख रहे हैं, मुद्दे लगातार इसमें शिफ्ट किए गए हैं और अंतिम चरण आते आते तक, क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण के मतदान होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री की ओर से इस पाकिस्तान के मुद्दे को उठाना, देखना होगा कि कितना जनता के मन पे प्रभाव डालता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद ही यहाँ पर 2 बातें कर दी हैं। हाँ। पहले उन्होंने कह दिया है कि इस पर चिंता का विषय है, ये जी। इस पर जांच करानी चाहिए। हाँ। दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया है सूरज जी कि मैं संवैधानिक पद पर हूँ। संवैधानिक पद पर हूँ और जनता को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता है। तो हालांकि सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इस बात को, जैसा कि कहा जा रहा है कि जैसे ही चौथे चरण का चुनाव हुआ, 5वें चरण का मतदान हुआ, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम 370 सीट जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, और केंद्रीय गृह मंत्री एक और बात जोड़ते हैं कि अब जो जिन चरणों में चुनाव हो रहा है, जिन सीटों पर होना, वो 400 पार जाने के लिए, हालांकि परिणाम की घोषणा पहले हो चुकी है मतदान से पहले, अब देखना है कि वो घोषणा कितनी सटीक और सच साबित होती है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर है कि अभी भी 7वें चरण के लिए जिस तरह से मतदाताओं के मन में अपनी बात बिठाने को लेकर कवायद की जा रही है और ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, जातिवाद का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो या श्री रामलला की बात हो, हर बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 7वें चरण के मतदान में कौन सा मुद्दा मतदाता के मन पर ज्यादा गहरे तक असर करता है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं था, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अशोक गौतम जी, अभिषेक शर्मा जी, विजय शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।